नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल पर। बाहर ढोलक की थाप पर सभी रिश्तेदार महिलाएं नाच रही थी। ढोलक वाला भी ऐसा कि हर कोई उसकी डोल की थाप पर नाचने को मजबूर हो जाता। सबके पैर अपने आप ही उठ रहे थे। घर की बेटी संगीता भी सबके साथ थिरक रही थी और घर की मुखिया शिमला जी खुश होकर नोट वार रही थी। घर के इकलौते बेटे महेश की बहू नंदिनी ने बेटे को जन्म दिया था। आज उसी का कुआं पूजन था। आखिरकार 3 साल बाद अम्मा जी की मुराद पूरी हो ही गई। जब से इकलौते बेटे की शादी हुई है, तब से मंदिर मंदिर इस धन के लिए माथा टेक कर आई थी। अंदर खिड़की में से ये सब उनकी बहू नंदिनी भी देख रही थी। फिर वापस अपने पलंग पर अपने सोते हुए नन्हे से बेटे के पास आकर लेट गई और सोचते सोचते पहुंच गई बीती बातों में। जब वो बहू बनकर इस घर में आई थी, उस दिन उसका गृह प्रवेश था। वो शर्माई लज्जाई अपने पति महेश के साथ खड़ी हुई थी। उस दिन भी ऐसे ही ढोलक पर सब नाच रहे थे। उस दिन भी घर की बेटी झूम झूम कर नाच रही थी और सासू माँ शिमला जी कभी बेटी पर पैसे वार रही थी तो कभी बहू पर वार कर ढोलक वाले को दे रही थी। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ नंदिनी का इस घर में गृह प्रवेश करवाया गया। घर में गिनती के सिर्फ 5 सदस्य, सास शिमला जी, ससुर प्रभात जी, ननद संगीता, पति महेश और खुद नंदिनी। छोटा सा प्यारा सा खुशहाल परिवार। खुशहाल? शायद नहीं, कारण खुद शिमला जी। शिमला जी शुरू से ही पुरानी सोच की महिला रही है। वो भी उन्हीं सासों में से है जो ये सोचती हैं कि बहू तो सिर्फ सास और घर के लिए आती है। मतलब गठबंधन पति के साथ हो ना हो, सास और घर की मान मर्यादा के साथ बहू का गठबंधन हो ही जाता है। अब मान मर्यादा कौन सी? वही जो समाज ने बनाई है या शायद खुद सास ने? एक बहू सास के सामने अपने पति से बात तक नहीं कर सकती, उसके साथ बैठ नहीं सकती, आदि आदि। अब खुद तो कभी सास के साथ रही नहीं, पर बहू के लिए नियम तो बना ही सकती थी। और यह बात नंदिनी को शादी के तीसरे दिन ही पता चल गई, जब वो पगफेरे के बाद वापस महेश के साथ घर में आई। शाम हो चुकी थी, सभी रिश्तेदार जा चुके थे और घर में बस यही 5 सदस्य बचे थे। आते ही उसने अम्मा जी के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया। अम्मा जी ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिया और अपने कमरे में भेज दिया। वो अपना सामान लेकर अपने कमरे में आ गई। उसके पीछे पीछे महेश भी चेंज करने के लिए कमरे में आ गया। सामान वापस सही जगह रखने और चेंज करने में ही 15-20 मिनट लग गए। इतने में बाहर से अम्मा जी की आवाज़ आई, अरे बहू, अंदर कमरे में ही रहोगी या बाहर भी आओगी? अम्मा जी की आवाज़ सुनकर नंदिनी फटाफट कमरे से बाहर आई और आकर अम्मा जी से बोली, जी अम्मा जी, कहिए। क्या कहे? कुछ शर्म तो तुम लोगों को रखनी चाहिए। अब बेटे से तो क्या कहूँ, पर तुम तो समझदार हो। यहाँ सास और ननद दोनों बैठी हुई है और तुम लोग कमरे में जाकर घुस गए। अच्छा लगता है क्या? जी वो, नंदिनी के मुंह से बोल तक ना फूटे। आखिर इस बात का क्या जवाब दे? आखिर थी तो अपने पति के साथ ही, उस पर इतना बवाल क्यों? इधर अम्मा जी उसे अपने घर के रीति रिवाज समझाते हुए बोली, देख बहू, अपने यहाँ जब सास ससुर और ननद बैठे हो तो ना तो पति से बात करते हैं, ना उसके पास बैठते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। मैं बार बार नहीं टोकूंगी। और जब घर में हम लोग तो हो, दोनों एक कमरे में साथ मत रहा करो। ननद भी जवान हो रही है, उस पर क्या असर होगा? नंदिनी अम्मा जी की बातें सुनकर हैरान रह गई थी। भला यह भी कोई बात हुई? फिर तो ननद के रहते बेटे की शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। पर कुछ बोली नहीं। उसी समय महेश बाहर निकल कर आया तो अम्मा जी चुप हो गई और चाय का बहाना करके नंदिनी को वहाँ से हटने के लिए कहा। नंदिनी चाय बनाने रसोई में चली गई और चाय बनाकर सबके लिए ले आई। ससुर जी तो उस समय घर पर नहीं थे, इसीलिए अम्मा जी संगीता और महेश को चाय पकड़ा दी और खुद का कप लेकर अंदर जाने लगी तो महेश ने कहा, अरे चाय लेकर अंदर कहाँ जा रही हो? यहीं बैठ जाओ, सब तो बाहर बैठे हैं, तुम अकेली अंदर क्या करोगी? नंदिनी ने अम्मा की तरफ देखा तो अम्मा ने उसे अंदर जाने को कहा। महेश हैरानी से अम्मा की तरफ देखने लगा तो अम्मा ने कहा, बेटा, हर परिवार की अपनी मर्यादा होती है। घर में जवान बहन है और तू अपनी बीवी के साथ बैठेगा? ये कैसी बातें कर रही हो अम्मा? हमारे यहाँ ऐसा भी कोई रिवाज होता है क्या? हाँ, बिल्कुल होता है। अब तक तो घर में सिर्फ तेरे माँ, पिता और बहन ही थे। मेरी तो कोई सास थी नहीं। अब तेरी पत्नी आई है तो यह रिवाज अब लागू होगा ना? महेश इसके आगे कुछ ना कह पाया।
अब तो यह हर रोज़ ही होने लगा था। अम्मा के सामने नंदिनी महेश से कुछ बोल तक नहीं सकती थी। यहाँ तक कि अगर संडे के दिन महेश घर पर होता तो उस दिन आराम करने के लिए भी नंदिनी अपने कमरे में नहीं जा सकती थी। अक्सर यही होता था कि या तो संडे के दिन महेश हॉल में सोता था या फिर नंदिनी ऊपर स्टोर रूम में। दोनों में से किसी एक को एडजस्ट करना पड़ता था। आखिर थक हार कर महेश ने दूसरे शहर में जॉब के लिए अप्लाई कर दिया और उसकी जॉब लग भी गई। उसने घर पर आकर अपने माता पिता से नंदिनी को ले जाने की इजाज़त मांगी तो शिमला जी ने साफ मना कर दिया। अरे तुम्हें तो ज़िंदगी भर साथ ही रहना है, पर हम भी तो बहू का थोड़ा सुख उठाए, अगली बार ले जाना। दो टुक बात कहकर शिमला जी ने बात को ख़त्म किया। एक बार तो महेश के मन में आया कि दूसरे शहर की नौकरी को छोड़कर वापस इसी शहर में ज्वाइन कर ले, पर फिर पता नहीं क्या सोचकर अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। ये सुनकर नंदिनी को भी बहुत दुख हुआ। वो महेश से बात करने के लिए कमरे में आ ही रही थी कि अम्मा ने उसे रोक लिया। अरे बहू, तुझे समझाया था ना कि जब हम लोग घर पर हो तब महेश से दूर रहा करो, अपने घर के रीति रिवाज भूलो मत। नंदिनी को गुस्सा तो बहुत आया कि यहाँ तो मेरा पति मुझसे दूर जा रहा है और इन्हें अपने ही रीति रिवाजों की पड़ी है। पर उस समय तो नंदिनी चुप रह गई। पर रात को जब वह कमरे में आई तो महेश पलंग पर चुपचाप बैठा हुआ देखकर ही नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। तब महेश ने कहा, तुम रो क्यों रही हो? मैंने कोशिश तो की थी, पर अम्मा समझने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसे लोगों को अपने बेटों की शादी ही नहीं करनी चाहिए। बहू लाने का शौक़ तो होता है, पर बहू के दिल में क्या है वो जानने का शौक़ नहीं होता। बस करो नंदिनी, थोड़ी हिम्मत रहो। क्या हिम्मत रखूँ जी? एक तो अम्मा जी पता नहीं कहाँ कहाँ से रीति रिवाज लेकर आ गई है, ऊपर से बहू से सेवा का शौक़ चढ़ा है। क्या ऐसी औरत की बहू दिल से सेवा कर पाएगी? बस करो नंदिनी, अम्मा है वो मेरी। माना कि थोड़ी स्वार्थी हो गई है, पर तुम उनके लिए दिल को मैला ना करो। मुझ पर विश्वास रखो। कोई बहू खुद से कुछ कहना नहीं चाहती, वैसे ही मैं कहाँ कुछ कहना चाहती हूँ, पर अम्मा जी तो। बस करो नंदिनी, मुझ पर विश्वास रखो। मैं और घरों की तरह सास बहू की महाभारत इस घर में नहीं चलने दूंगा। पर बस जैसा मैं कहूँ वैसा करते रहो। देख लेना, अम्मा खुद सारे नियम हटाएगी। और ऐसा नहीं हुआ तो? इस बार मेरा प्लान पक्का है। अम्मा तो क्या, पूरा घर मानेगा। पासा पलटने का कोई मौका ही नहीं दूंगा। अच्छा, एक पासा तो पहले ही पलट चुका है। अरे पत्नी, विश्वास करो मुझ पर, इस बार मैं गलत नहीं होने दूंगा। बस महेश ने कहा तो नंदिनी को थोड़ी तसल्ली आई। खैर, कुछ दिन बाद महेश तो अपनी नई जॉब के लिए चला गया। यहाँ नंदिनी अपनी सास की सेवा के लिए रुक गई। लेकिन अम्मा तो नंदिनी को फ़ोन पर महेश से बात भी न करने दे। अब महेश और नंदिनी को बात भी करनी होती तो जिस समय नंदिनी अपने कमरे में जाती उसके बाद ही वो महेश से मोबाइल पर बात कर पाती। कुछ दिन बाद महेश ने अम्मा को फ़ोन कर कहा, अम्मा, मुझे खाने पीने की बहुत दिक्कत होती है, आप नंदिनी को यहाँ भेज दो ना। अरे कैसी बातें कर रहा है तू? बेशर्म हो गया है क्या? अपनी माँ से अपनी बीबी को वहाँ भेजने की बातें कर रहा है। एक तो तूने खुद जानबूझकर नौकरी इतनी दूर ली है, ऊपर से तेरी पत्नी को भेजने के लिए कह रहा है। देख, मैं तो अभी उसे कहीं नहीं भेजूं, लेकिन जब महेश ने थोड़ी जिद की तो अम्मा ने नंदिनी को तो नहीं भेजा, लेकिन खुद वहाँ ज़रूर पहुँच गई। बेटा, तुझे खाने की दिक्कत होती है ना, तो सोचा कुछ दिन मैं रुक जाऊँगी, तेरे लिए कोई अच्छा सा महराज ढूंढ कर खाने पीने का बंदोबस्त कर जाऊँगी। ये देखकर तो खुद महेश ने अपना माथा पकड़ लिया। आखिर महेश ने अपने पिता प्रभात जी से इस बारे में बात की तो खुद प्रभात जी हंस पड़े। तुम्हारी अम्मा को समझाना इतना आसान नहीं है बेटा, उसे सीधे तरीके से कोई बात समझ में नहीं आती। अब भाऊजी, आप ही कुछ बताओ कि अम्मा को कैसे समझाएं। अब तो कुछ नहीं बोलेगा, जो करना है मैं खुद कर लूँगा, कहकर भाऊजी ने फ़ोन रख दिया। घर आकर उन्होंने सबसे पहले नंदिनी को बुलाकर कुछ समझाया, लेकिन नंदिनी ने पहले तो उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। फिर प्रभात जी के समझाने पर कि जब अम्मा ऐसी हो तो ऐसे नाटक करने ही पड़ते हैं, तब तैयार हो गई। जब अम्मा मंदिर से लौटकर घर पर आई तो नंदिनी रोते हुए अस्त व्यस्त हालत में उनके सामने आई और बोली, अम्मा जी, आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। क्या ऐसे दिन के लिए आप मुझे बहू बनाकर लेकर आई थी? हे भगवान, मेरे तो कर्म ही फूट गए। इससे अच्छा तो
तो मुझे उठा ले भगवान। एकदम से नंदिनी का रोना सुनकर अम्मा भी हैरान रह गई। फिर नंदिनी को डांटते हुए बोली, बहू शर्म नहीं आई तुम्हें? किस तरह से उठकर आ गई? ना सिर के पल्ले का ध्यान है, ना कोई बहू की मान मर्यादा का ख्याल। आपको सिर्फ पल्लू और बहू की मर्यादा का ध्यान है, बस उसी की चिंता पड़ी हुई है। लेकिन इस बात की चिंता नहीं कि आपकी बहू का घर बर्बाद हो रहा है। नंदिनी अपनी छाती पीटते हुए बोली, बहू ये क्या नाटक है? बंद कर रोना धोना और जो भी बात है साफ साफ बता। क्या साफ साफ बताऊं अम्मा जी? यहाँ आपका बेटा अपना दूसरा घर बसाने की तैयारी कर रहा है और आप यहाँ बैठकर सिर्फ मेरे पल्लू का ध्यान रखते रहो। नंदिनी रोते हुए बोली, हाय राम चुप कर। क्या मेरे बच्चे के बारे में अफवाह फैला रही है? तुझे किसने कहा कि वो दूसरा घर बसा रहा है? वो वहाँ शहर में नौकरी करने गया है। अम्मा अपने हाथों को नचाते हुए बोली, बहू झूठ नहीं कह रही। तुम्हारा बेटा शहर जाकर अब ये गुल खिला रहा है। अचानक प्रभात जी अंदर कमरे में आते हुए बोले। उन्हें देखकर नंदिनी अपने सिर पर पल्ला रखकर जानबूझकर आंसू बहते हुए एक तरफ खड़ी हो गई। लेकिन प्रभात जी ने अपना बोलना जारी रखा, ये सब तुम्हारे कारण हो रहा है। तुमने ही बहू की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हें तो बहू अपनी सेवा करवाने के लिए चाहिए थी। बेटे ने जब कई बार कहा तुम्हें कि बहू को बेच दो, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आई। छी, इससे अच्छा तो नौकरानी रख लेती। कम से कम किसी की बेटी की ज़िंदगी बर्बाद तो ना होती। एक बेटी की माँ होकर भी तुमने ऐसी हरकत की। अब तो प्रभात जी ने ही ये बात कह दी। अब तो अम्मा जी की हालत ऐसी हो गई कि काटो तो खून नहीं। आनन फानन में किराए पर गाड़ी उठाई और अपनी बहू के साथ अम्मा और प्रभात जी बेटे के शहर रवाना हुए। रात के 11 बजे वो लोग उसके शहर पहुँचे और जाकर उसके घर का दरवाज़ा बजा दिया। जैसे ही महेश ने दरवाज़ा खोला, अम्मा ने आव देखा न ताव सीधे खींच कर एक चाटा उसके गाल पर दे मारा। इस चाटे से तो महेश भी हक्का बक्का रह गया। इसी दिन के लिए तुझे पैदा किया था मैंने। अरे शादी हो गई फिर भी दूसरी लड़की के चक्कर में पड़ा हुआ है। बहू की ज़िंदगी बर्बाद करने में तुला हुआ है। हमारी इज्जत को तो मिट्टी में मिला दिया तूने। क्या इसीलिए यहाँ कमाने आया था? अम्मा बोले जा रही थी, पर महेश को कुछ समझ में भी नहीं आ रहा, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि इतनी सब रामायण हो चुकी है। उसने प्रभात जी की तरफ देखा तो प्रभात जी ने उसे चुप रहने का इशारा किया। प्रभात जी का इशारा देखकर, साथ ही नंदिनी को वहाँ देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि ये सब प्रभात जी का किया धरा है। अब क्या ही बोलता वह, इसलिए चुपचाप वो सुनता रहा। कुछ बातें समझ में आ रही थी और कुछ नहीं भी। आखिर 2 दिन तक अच्छे से महेश की रिमांड लेकर अम्मा नंदिनी को उसके पास छोड़कर ही अपने शहर रवाना हुई। अब नंदिनी को रोकना था, इस कारण से महेश ने भी ज़्यादा कुछ नहीं कहा। लेकिन इस वाक़ये के बाद अम्मा नंदिनी को लेकर थोड़ी नरम हो गई थी। अब खुद अम्मा 2-4 दिन में नंदिनी के पास फ़ोन करके हालचाल लेती थी, बड़े प्यार से उसे समझाती थी। अब प्रभात जी की सूझबूझ से आखिर महेश का घर बस चुका था। अचानक ये सब याद आते ही नंदिनी के चेहरे पर अपने आप ही मुस्कुराहट आ गई। उसने मन ही मन अपने ससुर जी का धन्यवाद किया। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।